औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीमुल हसन और आज मैं आपको वेलकम करता हूं नदीम केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या होती है। तो हम सवालों के जरिए समझते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, जिससे हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हल हो जाएंगे। तो टॉपिक की जरूरत को पूरा करने के लिए हम पहला पहला सवाल इसी चीज का रखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो पहला सवाल हमारा क्या होगा, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड हाउ इज इट डिफर फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सवाल नंबर 2, इलस्ट्रेट द कंडीशंस फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर मेंटेन करना है, कि हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम बने, तो उसके लिए कौन सी शरायतें जरूरी हैं। नंबर 3, हाउ स्लोप्स ऑफ ग्राफ प्रिडिक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने प्रिडिक्ट करना है किसकी वजह से, ग्राफ के स्लोप की वजह से। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर आपके सामने एक ग्राफ आ जाए तो उस ग्राफ में इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, वो भी हम थोड़ी देर तक समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। देखिए ये सवाल बड़ा जरूरी है। वजह क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स में बच्चों को फर्क पता होता है, लेकिन एक चीज बच्चा फिर भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो रिवर्स रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शन समझता है। यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ गलती है, तो वो भी हम समझेंगे कि रिवर्सेबल और रिवर्स में फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। के इंसानी में रिस्पायरेशन में या यानी कि ह्यूमन बीइंग में किसी भी प्रोसेस में जो कि इंसान प्लांट्स के साथ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक रखता है, उसमें इसका क्या रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज। the concentration of reactant और प्रोडक्ट चेंज होती है ओवर टाइम इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। की कंसंट्रेशन चेंज होगी या कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट, इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन इक्वल। जब इक्विलिब्रियम बन जाए तो क्या दोनों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी या चेंज होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं इनके आंसर। आंसर नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कि हमारे था इक्विलिब्रियम और बेसिकली उसकी टाइप। देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आप बात कर रहे होते हो कि बैलेंसिंग हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक बैलेंस आ जाए, तब हम इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो किस्म की हो सकती है, एक को हम नाम देते होते हैं स्टैटिक और दूसरी को हम नाम देते होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसी इक्विलिब्रियम होती है जो नो चेंज मींस उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही होगी, वो एक ही पोजीशन के ऊपर ठहरी हुई हो, तब आप इसे स्टैटिक का नाम देते हो। लेकिन जब आपकी इक्विलिब्रियम में मोशन आ रहा हो या क्या आ रही हो, चेंज तब्दीली आ रही हो, तब इसे आप नाम देते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम। कैसे, ठीक है, मोशन किस तरीके से कि आपका रिएक्टेंट चेंज हो रहा होगा प्रोडक्ट में और उसी टाइम एट द सेम टाइम आपका प्रोडक्ट भी तब्दील हो रहा होगा रिएक्टेंट में। यहाँ चेंज आता रहेगा, कंटिन्यूअस होगा, ये रुकेगा नहीं। जब इक्विलिब्रियम बन जाए वो कंटिन्यू रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चेंज अगर नहीं होता, यहाँ वन टाइम होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया एंड दैट्स इट, बात खत्म। अब इससे ये पता चलता है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो बनती होती है रिवर्सिबल रिएक्शन से और आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनती होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन से। कैसे, देखिए डायमंड है, आपके पास कार्बन कई सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कार्बन की एक स्टेट है ग्रेफाइट। जब यही ग्रेफाइट कार्बन चेंज होता है किस में, डायमंड में, तो आपका रिएक्टेंट चेंज हो गया किस चीज में, प्रोडक्ट में, जो कि क्या है, डायमंड है। अब ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया, रिएक्शन हैज बीन फिनिश, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर मैं अमोनिया की फॉर्मेशन चेक करूं तो यहाँ होता है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, अमोनिया। यही अमोनिया दोबारा स्प्लिट होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है और दोबारा क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इससे बनने वाले इक्विलिब्रियम को क्या नाम दिया जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2, हम बात कर लेते हैं कंडीशंस की। हमने कहा है कि ऐसी कौन सी जरूरी कंडीशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए
एक ही शर्त है, जो मेन शर्त होती है वो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि आपका जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जितनी स्पीड, रेट मीन्स स्पीड, उसकी होनी चाहिए, उतनी ही स्पीड आपके पीछे आने वाले रिएक्शन की होनी चाहिए, तब जाके आपकी इक्विलिब्रियम क्या होगी, मेंटेन। मिसाल तौर पे ए प्लस बी, हमारे पास कोई भी दो रिएक्टेंट पड़े हैं, अगर ये तब्दील हो रही हैं सी प्लस डी में, और उतनी ही स्पीड से आपका सी प्लस डी वापस शिफ्ट हो रहा होगा, तभी ये केमिकल इक्विलिब्रियम बनेगा। जब तक इनके रेट्स स्पीड से नहीं होती, तब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। अब इसको थोड़ी सी वैल्यूज के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। देखें, इनिशियली जब शुरू शुरू आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, तो आपके पास रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होगा। मिसाल तौर पे हमारे पास रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, सी प्लस डी में। तो उस टाइम जो उनकी स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, जितनी स्पीड से वो रिएक्शन कर सकते हैं उतनी होगी। लेकिन शुरू शुरू में सी प्लस डी चूंकि बना ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका स्पीड या उसकी रेट क्या होगा, जीरो। अब वक्तन फवक्तन जैसे टाइम गुजरेगा, तो इसकी स्पीड 100 से क्या होगी, कम होगी 90 पे। जितनी इसकी स्पीड में डिक्रीज आएगा, कमी आएगी, उतना ही इसकी स्पीड में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अगर ये 90 पे आया है, ये 0 से कितने में जाएगा, 10 पे। अगर ये 90 के बाद 80 पे आ जाता है, तो ये 80 से क्या हो जाएगा, 20। मीन्स ये डिक्रीज की तरफ जाएगा और ये इंक्रीज की तरफ जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका फाइनल पॉइंट या फाइनल स्पीड इसकी भी 50 हो जाएगी और इसकी भी 50 हो जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर जब दोनों एक ही चीज को फॉलो कर रहे हो, तभी हम इसे क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, और आपका इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, मेंटेन हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, कि ग्राफ के जरिए समझते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। देखें, ये ग्राफ है, ग्राफ ड्रा करते होते हैं रेट वर्सेस टाइम के दरमियान। आपका वर्टिकल रेट आ जाएगा और एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कितने वक्त में कितना आपके पास स्पीड में चेंज आ रहा है। देखें अब कैसे होगा, शुरू शुरू में बात करूं जीरो टाइम की, जीरो पॉइंट की, तो मेरे पास जो रिएक्टेंट होगा बहुत सारा पड़ा होगा, लेकिन उस टाइम प्रोडक्ट का कोई स्पीड, कोई रेट, कुछ भी नहीं होगा, वो क्या होगा, जीरो। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं रिएक्टेंट का यहां से लूंगा। अब 100 के बाद क्या है, 90, 80, 70, 60, मीन आपका जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए ये जो रेट शो किया जा रहा है, ये किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो शुरू शुरू अगर वो 100 था, फिर वो 90, फिर वो 80, फिर वो 70, फिर वो क्या हो जाएगा, 60। और एट द सेम टाइम जितना इसमें कमी आ रही है, उतनी प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, रेट में इंक्रीज आ रहा है। तो शुरू शुरू ये जीरो था, लेकिन उसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज, 10, 20, 30, 40 एंड गोइंग ऑन। अब लास्ट में हमने क्या कहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट ड्रा करेंगे, जो क्या शो करेगा कि इक्विलिब्रियम बन चुकी है। अब आपका ए प्लस बी और सी प्लस डी जो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा था मैक्सिमम, और यहाँ प्रोडक्ट सी प्लस डी ए प्लस बी को शो कर रहा था, इस पॉइंट के ऊपर, रेड वाले पॉइंट के ऊपर ये दोनों इक्वल हो चुके होंगे। तो इनके लिए फिर आप ना तो ये एरो लगा सकते हो, ना ये, आप किसका लगाओगे, इक्विलिब्रियम का, सी प्लस डी। अब ये इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, मेंटेन। तो आप ग्राफ के जरिए कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर आते हैं, जो हमारा ये था कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या फर्क है। देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आपका रिएक्टेंट तब्दील हो रहा होता है प्रोडक्ट में, सिर्फ ओनली वन रिएक्शन, कि आपका रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, वो रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। और इसका उलट रिवर्स रिएक्शन वो होगा जो प्रोडक्ट से किसमें जाएगा, रिएक्टेंट में शिफ्ट हो रहा होगा। यानी कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका रिवर्स रिएक्शन पीछे की रिएक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये भी यूनि डायरेक्शनल होता है और ये भी यूनि डायरेक्शनल है। यूनि मींस आप कहते होते हो वन को, तो ये भी सिंगल डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये भी सिंगल। इसकी सिंगल डायरेक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड, और इसकी सिंगल डायरेक्शन बैकवर्ड। इसलिए हम कहते हैं कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मोशन करेगा और ये राइट से लेफ्ट की तरफ मोशन करेगा। शुरू शुरू में हमें पता है कि हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, हाई अमाउंट में होगा, तो उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए इसका रेट स्टार्टिंग में फास्ट होगा, जबकि इसका स्टार्टिंग में रेट क्या होगा, निगेजिबल मींस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। जैसे वक्त गुजरेगा ये
स्लो होना शुरू हो जाएगा और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होना शुरू हो जाएगा, फास्ट। देखिए कैसे, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या फर्क है। ठीक है, ए प्लस बी दो मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सी प्लस डी प्रोडक्ट। अगर यही चीज उल्टी हो जाए कि आपका प्रोडक्ट तब्दील होना शुरू हो जाए रिएक्टेंट में, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शनों को मिला के एक इक्विलिब्रियम बनता होता है या रिवर्सेबल रिएक्शन बनता होता है, जब आपका ए प्लस बी चेंज होना शुरू हो जाए सी प्लस डी में, और उसी टाइम और उतनी ही स्पीड से आपका सी प्लस डी चेंज होना चाहिए ए प्लस बी में, तब क्या पैदा होगी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन से बनती है, रिवर्सेबल रिएक्शन से। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो यूनि डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मीन सी प्लस डी से ए प्लस बी, जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। लेकिन रिवर्सिबल ऐसा रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड भी जा रहा होता है और रिवर्स भी जा रहा होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है। इसकी दो डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट भी है और राइट से लेफ्ट भी होते हैं, तब जाके इक्विलिब्रियम क्या होता है, बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उसको हल करते हैं। हमने कहा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर इसका क्या रोल हो सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी एग्जिस्ट करती है, यस ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है। काफी सारे प्रोसेस इसके हैं, जिनमें से मैंने एक एग्जांपल लिया रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। देखिए हम इंसान जब सांस का अमल शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर निकालते हैं तो ये किसके पास जाती है, दरख्तों के पास जाती है, और वहां क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को। जब फोटोसिंथेसिस का अमल दोबारा कंप्लीट होता है तो वो अपने अंदर से क्या निकालता है, ऑक्सीजन गैस। वो ऑक्सीजन दोबारा किसकी तरफ आती है, ह्यूमंस प्लस। अब ये दोबारा क्या होगा, रिपीट होगा, फिर इंसान क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, फिर उसे खाएगा, यूज करेगा और क्या निकालेगा, ऑक्सीजन। हम फिर ऑक्सीजन यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, तो एक साइकिल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जो कि इंसानों और पौधों के दरमियान एग्जिस्ट कर पा रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या चेंज होती है या नहीं होती जब इक्विलिब्रियम बन जाए। तो याद रखना, जब भी किसी भी रिएक्शन के लिए आप डिस्कस कर रहे हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर जो भी कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ये चेंज नहीं हो सकती है। जिस रिएक्शन के लिए जितनी कांस्टेंट वैल्यू है, जितनी आपको वैल्यू मिल गई है उतनी ही होगी। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लास्ट सवाल, इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल, कि आपके रिएक्टेंट की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दोनों सेम रहेंगी या चेंज हो सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर बच्चे हमेशा इस बात के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं कि जितना रिएक्टेंट पड़ा हुआ है उतना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। गलत, मस्ट नहीं है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। देखें कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जो कंसंट्रेशन है वो दो पॉसिबिलिटी रखता है, इट कुड बी सेम, इट कुड बी डिफरेंट। वैल्यू या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, याद रखें। इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी कितनी है डजंट मैटर, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा कुछ टाइम के बाद। वैल्यू कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, जो चीज डिपेंड करेगी वो क्या होगा, रेट। इसको मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको ये समझा दूं, कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम होती है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए एक रिएक्शन है, आपका ए चेंज हो रहा है किसमें, बी में, और उसके इक्विलिब्रियम क्या हो चुके हैं, मेंटेन हो चुके हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन भी 5 हो और इसकी कंसंट्रेशन भी 5 हो। और ये भी पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है कि इसकी कंसंट्रेशन 6 है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 3 है। बेसिकली कंसंट्रेशन कुड बी डिफरेंट, वो चेंज हो सकती है। अब बच्चे ये समझेंगे कि कंसंट्रेशन अगर सेम हो सकती है, सॉरी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, तो फिर तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ आप लोग करते हो, और कहाँ पे करते हो, रेट के ऊपर। हमने शर्त कहाँ पे रखी है कि क्या चीज बराबर होनी चाहिए, रेट बराबर होने चाहिए। आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है, आपके रिवर्स रिएक्शन में उतनी ही स्पीड से आपका रिवर्स रिएक्शन तब्दील होना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन में। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना।